हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पाइथन की क्लासेस लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में जो आज का टॉपिक है हमारा वो वेरिएबल्स एंड लिटरल है। इसके साथ में डेटा टाइप एंड कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। कितने प्रकार के डेटा टाइप हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो हर प्रोग्राम में यूज होंगी। ठीक है, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सभी में यूज होती हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो नर्सरी या केजी या किसी क्लास में जब एडमिशन होता है तो हम लोगों को कुछ वर्क मिलता है करने के लिए, ठीक है, या कोई चीज़ें सीखने के लिए दी जाती हैं। ऐसा नहीं कहा जाता कि डायरेक्ट आप सीधे वर्ड बनाइए, वर्ड से सीधा सेंटेंस लिखिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जाता। पहले हम लोग वर्डमाला वगैरह सीखते हैं। तो वही चीज़ें आज यहाँ पे हैं, हम लोग वही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं, लेकिन काम सबका सेम होता है। अब चूंकि इसमें पहला टॉपिक जो दिया है वेरिएबल एंड लिटरल, तो लिटरल को अभी छोड़ देते हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वह है वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल के बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। और इसके पहले जब प्रोग्राम बनवाए हैं तो जो सिंपल सा प्रोग्राम इनपुट नंबर का बनवाया था तो उसमें बताया भी था कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन वेरिएबल सीखने से पहले, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले या एक्सेस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मेमोरी के बारे में समझ लेते हैं। क्लियर है? तो प्रोसेस ऑफ मेमोरी या मेमोरी प्रोसेस, प्रोसेस मेमोरी। तो आईटी टूल्स में लगभग चीज़ें ये पढ़ चुके हैं कि मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज थोड़ा सा हम लोग डीप में समझ लेते हैं कि ये जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या प्रोग्राम जब बनाते हैं तो मेमोरी कैसे यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं हम ये कि ये हमारे पास हमारे सिस्टम में रैम है। क्या है? इसको बोलते हैं हमें रैम। अब रैम का पूरा नाम तो सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ हमारे पास दो बॉक्सेस हैं जिसमें कुछ डाटा होगा, है ना भाई, कोई चीज़ें कुछ स्टोर करने के लिए होगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। हालांकि इंस्ट्रक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे और डाटा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कैसे यूज होता है। तो प्रोग्राम कंज्यूमिंग मेमोरी इन रैम। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये बॉक्स, ये हमारी मेन मेमोरी होती है। दो चीज़ें, पहला प्रोग्राम कंज्यूमिंग मेमोरी इन रैम, रैम में कैसे मेमोरी कंज्यूम होती है हमारी, कैसे मेमोरी कंज्यूम होती है प्रोग्रामिंग के दौरान। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है डाटा। ठीक है, डाटा के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ कि डाटा होता क्या है। तो नेक्स्ट जो बॉक्स होते हैं, जो हम चीज़ें देते हैं प्रोग्राम में, तो मेमोरी में वह डाटा क्या करता है भाई, कंप्यूटर वही काम करेगा ना जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। इंस्ट्रक्शन होगा क्या, डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो हम लोग निर्देश देते हैं वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो निर्देश जाकर के कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होते हैं,
ठीक है। तो जहाँ पे स्टोर होते हैं वो मेमोरी कहलाती है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हमको अलग अलग डाटा स्टोर करने के लिए अलग अलग वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमको मान लो इसका नाम ए है लेकिन ये इंट टाइप का है, ठीक है। तो इंट टाइप का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो कैसा स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर होगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, दूसरा वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा ch, और इसका टाइप जो है वो कैर है, ठीक है। इसका टाइप क्या है, कैर। तो ये जो है 1 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो अभी डाटा टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब जो जा रहे हैं, या यहाँ पे आपने कोई f नाम का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप रखा फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, और यहाँ पर डाल दिया 2.5 या कुछ भी ऐसे, तो उसमें डाटा कैसा जाएगा, फ्रैक्शनल टाइप का डाटा जाएगा। तो ये जो a था, ch है, f है, तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं चीजों को कहा जाता है वेरिएबल, और ये हमेशा डाटा टाइप से मिलकर के बनते हैं। तो वेरिएबल्स का भी समझ में आ गया, यानी वेरिएबल वो होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल रखते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। वह इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है, या कैरेक्टर टाइप की हो सकती है, और इन सब से मिलकर के ही बनते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश, जिसकी मदद से सिस्टम काम करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल एक ऐसी जगह है जहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं, मेमोरी में डाटा, मेमोरी कंज्यूम्ड होती है। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स भी होती हैं, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको डीप में वेरिएबल्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे C++ में होता था या C में होता है, तो C में क्या होता था, कोई भी प्रोग्राम बनाने के पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता था, जैसे इंट a, फ्लोट b, ठीक है, फ्लोट b, या कैर ch, इस तरीके से हमको डिक्लेयर करने पड़ते थे। मतलब पहले हमको बताना पड़ता था और उसके बाद उसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते थे। पाइथन में कुछ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे हम जो रॉ मटेरियल डालते हैं, यहाँ पे हम जो रॉ मटेरियल देते हैं वेरिएबल्स में, जो भी स्टोर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डाटा टाइप वह खुद एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेटर या हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो उसको समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कैसे काम होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो हम लोगों ने इंटरप्रेटर यूज़ किया था जो पिछले लेक्चर में, तो इंटरप्रेटर में क्या होता था, डायरेक्ट वैल्यू डालते थे और वो उसका आउटपुट हमें मिल जाता था, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो पाइथन में जैसे आपने लिखा a या आपने लिखा b और इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया 1 to 1, तो b का डाटा टाइप यहाँ पे हमने कहीं कुछ डिक्लेयर किया गया, यहाँ पे हमने ना तो ये बताया कि b जो है वो किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे पता हमको कैसे चलेगा कि वो किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू देख के पता कर लेंगे, या फिर कंपाइलर वो खुद समझता है कि ये वैल्यू किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा टाइप तुरंत बता देता है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही बात करते हैं, अगर हमने ch यूज किया था, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं कोई वैल्यू, जैसे मान लो आपने डाल दिया, नाम डाल दिया, जैसे आपने डाल दिया पालकी कंप्यूटर्स, ठीक है,
पालकी कंप्यूटर्स। अब एक चीज और समझ लो, हमने तो यहाँ पे बात की थी किसकी, हमने कहा था कि जो सिंगल कोट्स में डेटा होता है वह करेक्टर ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स हैं जिसके कारण वो इस पूरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, अर्थात CH में जो स्टोर हुआ होगा वो पालकी कंप्यूटर से स्टोर हुआ होगा। अब इसका डाटा टाइप अगर देखेंगे हम तो वह बताएगा स्ट्रिंग डाटा टाइप। कैसा? स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। हम चलते हैं पुराने वाले टॉपिक पे अपने कि वेरिएबल्स का कैसे यूज करेंगे। तो चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग IDE यूज कर रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं। आपने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा, एक लिखा एक्स वेरिएबल बनाया और एक्स वेरिएबल में आपने कोई भी वैल्यू डाल दी। ठीक है, मान लो आपने डाल दिया एक्स में डाल दिया 200, क्लियर है, 200 डाल दिया। उसके बाद आपने सिंपल क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब जैसे प्रिंट करोगे, ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद हमको डबल कोट्स तो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है। एक चीज यहाँ पे और समझ लो कि हम डबल कोट्स में या प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में वही चीजें लिखते हैं जो हमको आउटपुट चाहिए होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये कि वेरिएबल है जिसमें डाटा पहले से स्टोर है, तो यहाँ पे हमको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल में डबल कोट्स नहीं लगते हैं, जबकि जब हम लिटरल या स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको डबल कोट्स में लिखेंगे या सिंगल कोट्स में। क्लियर है? तो ये चीज अगर मैं सिंपल इसको सेव करता हूं और रन करता हूं तो हमारे पास सेव करने के लिए Ctrl+S मतलब Ctrl+S दबाएंगे और उसके बाद फाइल का नाम जैसे आपने डाल दिया VAL डाल दिया या वैल्यू रख दिया आपने नाम, ठीक है, .py। उसके बाद आपने क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं रन करने के लिए, तो आपने सीधा क्या किया, आपने फॉरन यहाँ पे आपने प्रेस कर दिया F5 रन करने के लिए। तो आपके पास जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से दिखाई देगा, 200 दिखाई देगा। अब यह हमें पता करना है कि यह जो 200 है, या हम ये कह सकते हैं कि जो x है वह x किस टाइप का है, या हम ये कह लें कि x किस प्रकार की वैल्यू स्टोर कर रहा है, यानी कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर ये हमें देखना है तो इसमें प्री डिफाइंड एक फंक्शन होता है, फंक्शन हम कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइप। और यहाँ पे प्रिंट की जगह यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और टाइप के बाद डबल कोट्स लगाएंगे और डबल कोट्स के बाद सीधा वेरिएबल का नाम डालेंगे और एंटर कर देंगे। अब जैसे एंटर करेंगे, ठीक है, या सेव करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा, फिर से सेव करेंगे और सेव करने के बाद जैसे आप रन करोगे इसको, तो यहाँ पे जो लिख करके आएगा वो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। आप यहाँ पे जो आएगा वो 200 नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने वैल्यू तो प्रिंट नहीं किया, आपने क्या पूछा है, टाइप क्या है। भाई आप ये पूछ रहे हो कि x जो है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे सीधा उसका टाइप बताएगा। तो चूंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, कोई डबल कोट्स नहीं लगे हैं, कोई सिंगल कोट्स नहीं लगा है, तो सिंपल सी एक वैल्यू है जो पूर्णांक वैल्यू है, ठीक है। तो उसका टाइप क्या बताएगा, ये सीधा लिख के आएगा क्लास इंट। मतलब आप ये समझ जाएंगे कि इसका जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, वो कैसा है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। आप ये चीज आप एडिटर में ना करके सीधा इंटरप्रेटर पे भी कर सकते हो, और जो लोग फोन में पे ड्राइव डाउनलोड कर रखे हैं, पे ड्राइव, तो वहां पे भी जाकर के ट्रिपल पे इंटरप्रेटर ओपन कर सकते हो। इंटरप्रेटर में भी सिंपल सा है, इंटरप्रेटर ओपन करोगे तो इस तरीके से फिर क्या, जैसे आपने यहाँ पे टाइप लगाया और जैसे एंटर करोगे तुरंत यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्लास इंट। इससे आपको पता चल जाएगा
कि इसमें डाटा टाइप क्या है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज इसमें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछिए। अब आगे बढ़ते हम लोग हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये जो डाटा टाइप होते हैं या हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, ये भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे बुलियन डाटा टाइप है, बूल है, या फिर फ्लोट है जो हम लोग पहले बता चुके हैं, स्ट्रिंग है, एरे है, इस तरीके के बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। अब इनको आप लोग खुद पढ़िएगा और जो चीज इसमें नहीं समझ में आती वो लोग पूछेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हम वेरिएबल्स का यूज तब करते हैं जब हम उसमें कोई वैल्यू रखना चाह रहे हैं, अर्थात प्रोग्राम रन कराते वक्त ही वैल्यू उसमें डलवा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल बनाते वक्त उसमें वैल्यू ना डाल करके हम जब प्रोग्राम रन कराते हैं उस दौरान वैल्यू डालते हैं। अर्थात हम ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस वेरिएबल जहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहती है वहाँ पे हम वेरिएबल्स की मदद लेते हैं, ठीक है। तो उसको यानी हम ये कह सकते हैं कि डायनामिकली डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं। अगला अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें वैल्यू असाइन की जाए। असाइन का मतलब ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जो डबल कोड जिसको बोलते हो, ये है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू क्या पड़ी, आपने डाल दी है 200, तो 200 जो है वो x की वैल्यू। अगर हम इसको इस तरीके से समझे तो जो x है एक डिब्बा है, ठीक है, खाली डिब्बा। अब इसमें वैल्यू पड़ी कितनी 200, तो इसमें 200 वैल्यू ले कौन जा रहा है, ये जो इक्वल का निशान है यानी बराबर का जो निशान है वो वैल्यू उसके अंदर ले जा रहा है। तो ये चीज हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कोई जरूरी नहीं होता कि वेरिएबल जब आपने बनाया है उसी समय उसमें वैल्यू डालें, ठीक है। अब वेरिएबल को एक्सेस भी किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को अपडेट भी किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक्स टाइप है, रूल्स हैं जो इसके, आप इसके बारे में आप लोग पढ़िए। अब थोड़े बहुत रूल्स समझ लेते हैं इसके, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं। देखो, पहली चीज, वेरिएबल कहीं से भी शुरू किया जा सकता है बनाते वक्त, बस शर्त ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान शुरुआत में कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 200, ये वेरिएबल आपका डिक्लेरेशन सही है। लेकिन अगर आपने लिखा 2x इक्वल टू 200, अब ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है यानी डिजिट जो है वो पहले आ रही है, उसके बाद x आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने लिखा x_2, अब ये जो है ये आपका सही, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो हुई है वो किससे हुई है, x से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान किसी भी सिंबल या अल्फाबेट या डिजिट का यूज कर सकते हैं, बशर्ते शुरुआत में वेरिएबल के डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी कुछ टाइप पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल मुख्यतः वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, कुछ लोकल होते हैं एंड ग्लोबल होते हैं। इसके बारे में डीप में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं। लोकल वो जो एक फंक्शन यानी एक ब्लॉक के अंतर्गत विजिबल होते हैं, और ग्लोबल वो होते हैं जो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। अब बात आती है लिटरल की, ठीक है। लिटरल क्या होता है, तो लिटरल भी एक रॉ मटेरियल होता है या इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। इसको हम लिटरल को हम डाटा भी बोल सकते हैं या डाटा भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग कोई भी चीजें स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक प्रोग्राम के जरिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लिटरल क्या है, सेकेंड टॉपिक, लिटरल। जैसे कि हमको मान लो एक व्यक्ति की डिटेल हमको प्रिंट करनी है, तो जैसे आपने लिखा, पहला वेरिएबल लिखा नेम, और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम डाल दिया आपने,
सिंगल कोट्स में लगा रहा हूं, जिसे यहां पे डाल दिया हमने नेम सोनू और सिंगल कोट्स क्लोज। फिर उसके बाद डाल दिया एफ नेम। एफ नेम मतलब इनके पिताजी का नाम यानी फादर्स नेम। इसको डबल कोट्स में लिख रहा हूं, संगीत। और जैसे डबल कोट्स बन गया, अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल भाई प्रिंट फंक्शन लिखेंगे या ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पहले नेम को प्रिंट कर रहे हैं तो नेम, उसके बाद फिर से प्रिंट लिखेंगे और सेकेंड एफ नेम है तो यहाँ पे एफ नेम डाल देंगे। और जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा, या सेव करके रन करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो सोनू एंड संगीत हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये लिटरल का मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, कैरेक्टर्स की ही एक स्ट्रिंग बनाई है जो सिंगल कोट्स में है। हालांकि पुरानी जो हमारी ओल्ड लैंग्वेजेस थी, जैसे कि सी जो हो गई, आउटडेटेड लैंग्वेज काफी हो चुकी है, तो सी में क्या होता था, अगर हम डबल कोट्स ना लगाते, अगर सिंगल कोट्स में लिखते तो वहां पे क्या होता था कि वो सिर्फ सिंगल ही कैरेक्टर लेता था, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कि अगर इसकी बात करते तो यहाँ पे वो सिर्फ यस को प्रिंट करता, बाकी के सारा डाटा स्किप कर देता। जबकि पाइथन में एडवांस फीचर होने के कारण वो सारा डाटा आपका प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिख सकते हैं? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखेंगे तो मैसेज एरर प्रिंट होगा, ठीक है, अर्थात आपका आउटपुट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में इंटर की मैथ की बुक में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। वैसे हम यही चीजें बोलते हैं, कांस्टेंट वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो डाटा परिवर्तित नहीं होता है वह कांस्टेंट कहलाता है। अब प्रोग्राम में जो होता है, प्रोग्राम में हर एक चीज जिसका कुछ अर्थ होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के बारे में समझते हैं पहले। कांस्टेंट एक छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा हम लोग डीप में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जब हिंदी या इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला सीखते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट सीखते हैं, वैसे ही सी में कांस्टेंट सीखते हैं। अब ये डाटा अगर हम अपने रियल लाइफ की बात करें, लैंग्वेजेस तो दो ही तरीके की होती है जो कि पहले मैं बता चुका हूँ आपको, नेचुरल और कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब उसकी बात अगर करें नेचुरल लैंग्वेजेस की, तो नेचुरल लैंग्वेज जैसे एक भाषा होती है और वो क्या करती है भाई, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो वही चीज वहां पे हिंदी या इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, या अदर कंट्रीज में अदर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में अगर हम कुछ देना चाहते हैं या कंप्यूटर से हम कुछ लेना चाह रहे हैं तो पहली चीज तो ये है कि हम कंप्यूटर की भाषा में दें। अब कंप्यूटर की भाषा से भी जानते हैं कि वो मशीनी भाषा होती है तो उसको समझना काफी मुश्किल है, तो हम लोग एक सरल भाषा का यूज करते हैं जो सिंपल से इंग्लिश भाषा होती है, इंग्लिश के जैसे ही होती है। तो वैसे ही जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीजें क्या पढ़ते हैं भाई, कांस्टेंट ही पढ़ेंगे। कैसे, जैसे हम लोग जब एडमिशन लेते हैं नर्सरी या केजी में तो या तो हम लोग A to Z पढ़ते हैं, स्मॉल a to Z पढ़ते हैं, 0 to 9 पढ़ते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स पढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हमारी पहली पीढ़ी होती है, यानी कैरेक्टर हम लोगों ने सीखा पहले। अब कैरेक्टर सीखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वर्ड बनाना सीखते हैं। तो जो वर्ड होते हैं उन्हीं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब आइडेंटिफायर देखो, आइडेंटिफायर जो होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कांस्टेंट
ठीक है। वेरिएबल जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, वेरिएबल, और इसके अलावा कीवर्ड होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हमारा तो टॉपिक आज का कांस्टेंट। अब इनसे मिलकर के क्या बनता है, इनसे मिलकर के ही बनते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या बनते हैं, इंस्ट्रक्शन, अर्थात जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे डाटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो कांस्टेंट एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन जो होती है वह कांस्टेंट कहलाती है, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अर्थात हम जो रॉ मटेरियल देते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले सिस्टम को क्या देते हैं, डाटा देते हैं। डाटा ही जब सिस्टम में प्रोसेस होता है उसके बाद क्या बनता है, वो इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के बाद वह किसमें चेंज हो जाता है, कांस्टेंट में। अर्थात हम ये कह सकते हैं, हम उसको डाटा कहें, इंफॉर्मेशन कहें, या फिर कांस्टेंट कहें, तीनों ही चीजें एक ही चीज हैं, क्या, कांस्टेंट, जिसका कुछ मीनिंगफुल मतलब निकलता है। जैसे कि बात अगर हम करते हैं, सिंपल एग्जांपल की अगर बात करते हैं, तो जो डेटा मेंटेन करता है वो भी एक तरीके की कांस्टेंट है। जैसे एक एटीएम मशीन, एटीएम क्या करती है, यूजर की जो डिटेल होती है या अकाउंट को मैनेज करने का काम कौन करता है, एटीएम मशीन करती है। भाई जब आप अपना एटीएम कार्ड लगाते हो, पासवर्ड डालते हो, तो वो क्या करती है, अपने सर्वर से फैच करती है डाटा को, अगर मिलता है तो सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज अनसक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो वो भी एक है। दूसरी चीज, अगर हम दूसरा एग्जांपल अगर देखें, तो हमारी फोन डायरेक्टरी होती है। जैसे फोन तो सभी लोग यूज करते हैं, तो उसमें फोन बुक होता है, तो फोन बुक किस चीज को मैनेज करता है, भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट जो हमारी होती है, तो उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, फोन बुक करता है। तो ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं हमें डाटा या कांस्टेंट या इंफॉर्मेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है, अब कांस्टेंट कई तरीके के होते हैं। जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, लिटरल कांस्टेंट हो गया। लिटरल में जिसमें लेटर्स आते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट में जिसमें नंबर वगैरह आते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, इसमें अल्फाबेट एंड नंबर्स दोनों चीजें आते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग अब कांस्टेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई भी चीज़ डाउट रह जाता है आपको, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारे पास अगले जो टॉपिक है वो आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं, ये टॉपिक आइडेंटिफायर या एंड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने कोई भी एक प्रोग्राम छोटा सा जो
किसी इंफॉर्मेशन को व्यक्त करता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, मतलब जो भी हम एक प्रोग्राम में डाटा देते हैं, चाहे वो ए हो या बी हो या कुछ भी जो हम लिखते हैं, वह सब आइडेंटिफायर है। पहली चीज आइडेंटिफायर, जैसे कि अगर हम इसको रियल लाइफ में बात करें तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाते हैं जब वो चीज हमको समझ में आती है। वैसे ही कंप्यूटर में आइडेंटिफायर का काम ये है कि जो हम लोग डाटा देते हैं उसका मतलब कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को समझ में आना चाहिए। जब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी कंप्यूटर काम कैसे करेगा। तो ऐसी चीजें जो होती हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर के बाद अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर के अलावा, तो एक छोटा सा यूनिट या स्मॉल कोड जिसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकले, आइडेंटिफायर है। कीवर्ड्स उसी चीज को बोलते हैं। कीवर्ड्स मतलब जो पहले से वर्ड किसी प्रोग्रामिंग या कंपाइलर द्वारा पहले से समझे जा सकते हैं, या हम ये कह लें कि जिन वर्ड्स का मतलब कंपाइलर पहले से जानता है वह कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जैसे इंट हो गया, ठीक है, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये सब का मतलब कंपाइलर पहले से जानता है, तो उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अब आइडेंटिफायर में क्या होता था कि आइडेंटिफायर में जो हम लिखते थे उसकी पहचान हमें कंप्यूटर को बतानी पड़ती थी। क्या होता था, कंप्यूटर को बतानी पड़ती थी। जैसे अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और वहां पे ए लिखते थे सी में, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालते थे कोई, तो सबसे पहले ये हमको एरर मैसेज ये देता था कि ये जो है वो किस टाइप का है, अर्थात उसमें वैल्यू जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, ए जो है ये है क्या। तो यह बताने के लिए हमको यहाँ पे किसी ना किसी डाटा टाइप की जरूरत पड़ती थी जिसको हम वहां पे लिखते थे। तो ये आइडेंटिफायर का काम था। अब कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स जो पहले से रिजर्व हैं उनको कीवर्ड्स बोलते हैं, या रिजर्व वर्ड भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स जो होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही जब कंपाइलर को डिजाइन किया गया उसी वक्त उसे उन्हें बना दिया गया, किसके समझने के लिए, कंपाइलर के समझने के लिए, या जिन्हें हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो आप पूछिएगा। ठीक है, अब अगला आगे चलते हैं। अगर हम इनका अगर कोई भी एक एग्जांपल देखें पाइथन लैंग्वेज की अपेक्षा या पाइथन लैंग्वेज में, तो अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं या वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें जो वेरिएबल है वो एक आइडेंटिफायर है, और जबकि उसमें यूज फंक्शन वह कीवर्ड है। क्लियर है, इसके एग्जांपल आप लोग खुद समझिएगा, बुक्स में आपको काफी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया है कि डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है प्री डिफाइंड या जो पहले से बने हों। तो बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे ये हैं 3, कौन कौन से, इंट और कैर। ठीक है, इसके अलावा इंटीजर से ही बनता है हमारा फ्लोट, ये डेटा टाइप। और बिल्ट इन डेटा टाइप तो समझ में आते हैं, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है वो बिल्ट इन होते हैं। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होंगे वो कैसे होंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होंगे, वो बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं है तो कमेंट करके पूछिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर कोई चीज उसमें प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू सो मच।